हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम क्या बात करने जा रहे हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। इस क्लास में हम बात करेंगे आपके साइंस के 4th चैप्टर जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। ये चैप्टर हाईली रिक्वेस्टेड है, बच्चों को बहुत ज़्यादा इस चैप्टर की ज़रूरत होती है क्योंकि ये चैप्टर ऐसे थ्योरेटिकल समझ में नहीं आता है जब तक आपको इसे कोई समझाएगा नहीं। इसलिए जुड़े रहना है हमारे साथ और एक एक वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपको अगर ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझना है तो आपको सारे लेक्चर इसके देखने होंगे, क्योंकि जब तक आप सारे लेक्चर नहीं देखेंगे तब तक ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इसका नाम है IUPAC। वो चैप्टर अगर आपको टॉपिक समझना है तो आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर रखनी होगी। तो इस क्लास में आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे सबसे पहले कार्बन की, उसके बाद कार्बन जो बंध बनाता है उस बंध की बात करेंगे जिसे सहसंयोजी बंध कहते हैं और ये क्यों बनाता है इसकी बात भी करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में, जिसकी एक झलक मैंने यहाँ पर दिखा दी है। ये किस प्रकार बनाया गया है और ये 100% है कि एक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर की आनी ही आनी है। IUPAC आना ही आना है। एक बार की बात है कि IUPAC पूरा 7 नंबर का क्वेश्चन आ गया था यूपी बोर्ड में, तो समझ लीजिए आप कि कितनी ज़्यादा 7 क्वेश्चन थे उसमें और सातों के सातों एक एक नंबर के थे। तो और IUPAC इतना अच्छा टॉपिक है कि अगर वो 7 क्वेश्चन जिसको आते होंगे मात्र उसने वो 2 मिनट में पूरा का पूरा 7 नंबर का क्वेश्चन उसने कर लिया होगा। बड़ी सी थ्योरी लिखने से आप बच जाएंगे जब आपका IUPAC क्लियर होगा। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको आगे साइंस पढ़नी है तो आपको IUPAC पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम अपने बेस को यहीं से मजबूत करते हुए चलेंगे, है ना। शुरुआत करते हैं चैप्टर की और बताते हैं कि इसमें आखिर है क्या। ये चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। अब बात करें कि कार्बन क्या है। कार्बन जो है एक क्या है, ऐसा तत्व है जिसका परमाणु जो क्रमांक होता है वो कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, 6 होता है। और उसका प्रतीक क्या होता है, उसका प्रतीक C होता है। मतलब इसका प्रतीक हो गया C, इसका परमाणु क्रमांक हो गया 6। और बात है इसकी संयोजकता की कितनी होगी, कि संयोजकता क्या होगी। देखिएगा बहुत सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश कीजिएगा। संयोजकता अगर हम लोग जानते हैं कि 6 लिखा है और इसमें क्या होता है कि ऐसे सेल बनाई जाती हैं, पहली सेल, दूसरी और तीसरी, मतलब पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपको पता है कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अगले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपको पता है कि अगले कोष में 8 होते हैं। लेकिन अभी कितने हैं, सिर्फ 4 ही हैं, क्योंकि कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, ऐसा आपको पता है। तो हमने क्या किया, पहले ये इलेक्ट्रॉन बना दिए कार्बन के 2 और शेष जो 4 बचे थे वो वाले बना दिए। अब यहाँ बड़ी समस्या हो गई, क्या हो गई, 2 बना दिया और 4 बना दिया। लेकिन लास्ट वाली कक्षक में आपको या तो 8 इलेक्ट्रॉन रखने हैं या तो फिर क्या करें। देखिए पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता है, फिर दूसरे कोष में 8 होते हैं। तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसमें कहीं से लाने होंगे, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन इसमें कहीं लाने होंगे, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने निकाल दें। इसलिए हम कह सकते हैं इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। अब उसके बाद बात करें कि ये कार्बन शब्द है क्या और हमारे जीवन में इसका उपयोग क्या है। बहुत ध्यान से आप समझिएगा। ये कार्बन जो शब्द होता है ये लैटिन भाषा से निकाला गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों का ज़माना था और जो है लैटिन भाषा में एक शब्द होता है जिसका नाम होता है कार्बो, और कार्बो का अर्थ होता है कोल। कोल का मतलब कोयला। मतलब ये लैटिन भाषा से लिया गया है और लैटिन भाषा में वो शब्द कौन सा है, कार्बो है, और जिसका अर्थ क्या होता है, कोयला होता है। तो कैसे अपनी कॉपी में लिखेंगे कि कार्बन एक लैटिन शब्द कार्बो से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है कोयला। तो याद रखिएगा कोयले में कार्बन पाया जाता है। और बहुत से कार्बन में ऐसे कौन सी चीज़ें हैं सब कुछ आपको हम बताएंगे धीरे धीरे। और फिर हमने लिखा है कार्बन भूपर्पटी। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये भूपर्पटी क्यों लिखा, डरने वाली कोई बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं है। भूपर्पटी मतलब आपको पता है कि ये अर्थ मान लीजिए गोल गोल घूम रही है और उस अर्थ के ऊपर हम लोग रह रहे हैं, है ना। बात समझ में आ रही है। तो उस भूमि की ऊपरी सतह पर पाया जाता है, भूपर्पटी पर। तो समझ गए ना, भूमि की ऊपर वाली परत मतलब भूपर्पटी। समझ में आ रही होगी बात, जो ऊपर की लेयर होगी उस पर ये पाया जाएगा।
और अब बात करें ये कितना पाया जाता है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ 0, ये सब बातें आप अपनी कॉपी पे लिखते रहिएगा, फिलहाल नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 0.02%, वाह 0.02 मतलब 100 भाग में से सिर्फ उसके 2 भाग ही पाए जाते हैं हमारी पृथ्वी पर। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये भूपर्पटी पर सिर्फ 0.02% है, और जबकि नाइट्रोजन हमारी कितनी है 78% होती है। इसका मतलब कि हमको नाइट्रोजन क्यों नहीं पढ़ाया गया, हमें कार्बन ही क्यों पढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए। देखिएगा, अगर हम लोग हैं तो सिर्फ कार्बन की वजह से हैं, और जो भी चीज़ होती है, आप कपड़े पहने हैं उसमें भी सिंथेटिक फाइबर है जो कार्बन से मिलकर बनता है। एलपीजी गैस घर में होती है, वो भी कार्बन की रूप की एक कार्बन का एक जो है रूप ही होता है। फिर कह सकते हैं कि आप जो खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज की मात्रा होती है, C6H12O6 आपने सूत्र पढ़ा है ना, तो ग्लूकोज होता है, चीनी होती है, सब में तो ही कार्बन होता है। सारे के सारे किसके हैं, कार्बन के एक रूप ही तो हैं, मतलब सब में कार्बन पाया जाता है। इसलिए कार्बन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो मैंने क्या कहा कि यह भूपर्पटी पर सबसे कम पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 0.02%। उसके बाद ये 0.03% पाया जाता है कहाँ पर, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, कहाँ पाया जाता है, हमारे वायुमंडल में। और वायुमंडल में क्या है, वायुमंडल में तो गैसें होती हैं जिसमें 78% नाइट्रोजन होता है। तो क्या हुआ, वायुमंडल में ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, और कितना होता है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना। यह आपको सबको पता है। तो इतनी हमने बात बताई कि क्या क्या बताया कि लैटिन शब्द कार्बो से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कोयला। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसकी संयोजकता 4 होती है, और ये भूपर्पटी पर 0.02% पाया जाता है, और वायुमंडल में उपस्थित है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मूला क्या होता है, CO2 होता है। क्लियर, इतनी बात समझ में सबको आ गई होगी क्लियर, और नहीं आई है तो फिर से एक बार बाद में वीडियो देखिएगा और अच्छे से आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। तो उम्मीद है इतना समझ में आया है। तो अब ये बात कर लें कि ये सहसंयोजी आबंध क्या होता है और ये किस प्रकार कार्बन ये सहसंयोजी आबंध बनाता है। देखिएगा, बंध तो बहुत प्रकार के बनते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ 10th क्लास में 2 प्रकार के बंधों को ही पढ़ना है। पहला बंध है आयनिक बंध, और दूसरा बंध है जो है वो सहसंयोजी आबंध। तो इसे हम क्या करते हैं, पहले साफ़ कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्या करते हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। देखिए, मैंने नीचे वाला भी साफ़ कर दिया, कोई बात नहीं, आपको बाद में समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखा था। देखिएगा बहुत ध्यान से, क्या कहा हमने कि 2 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। एक बंध होता है सहसंयोजी और दूसरा बंध होता है हमारा आयनिक। ये कौन सा बंध होता है, आयनिक। तो पहले हम आयनिक के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके, आयनिक आबंध, और इसमें दूसरा कौन सा है, सहसंयोजी आबंध। अब आयनिक आबंध क्या होता है और सहसंयोजी आबंध क्या होता है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। आपको पता है कि जैसे सोडियम क्या होता है, सोडियम होता है Na, है ना, Na होता है, और इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा आपने पढ़ा है। देखिए ऐसे समझिए, Na का नंबर कितना होता है, 11 होता है ना। तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये पहली कक्षा हो गई और ये दूसरी कक्षा हो गई। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आप कहेंगे कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये मैंने पहला बनाया, ये दूसरा बनाया। दूसरे में कितने होंगे, 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिए। अगली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अगली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा। ये सब मैंने आपको एक धनायन ऋणायन वाला वीडियो दिया था फर्स्ट चैप्टर में, उसमें आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो ये बनाता है Na+ आयन। तो इसका मतलब Na+1 आयन ये बनाएगा। क्लियर है। उसके बाद इसी तरीके से क्लोरीन होता है। क्लोरीन का नंबर कितना होता है, Cl होता है, और उसके जो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे देखिए इसमें 2 होंगे, इसमें 8 होंगे और इसमें 7 होंगे। तो क्लोरीन के जब बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो चाहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास आ जाए। देखिए हम क्यों बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। तो वो चाहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास आ जाए, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से उसको मिलता है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये Na हो गया और ये Cl-1 हो गया। अब ये दोनों Na+1 हुआ और Cl-1 हुआ, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, ये Cl चाहता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाए, तो इनके बीच में एक बंध हो जाता है। इसे क्या कहेंगे, आयनिक बंध। क्यों, क्योंकि ये अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल कर इसको दे देगा।
जब ये इसको दे देगा तो वो Cl क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ Na चाहता था कि उसके पास से एक इलेक्ट्रॉन चला जाए और Cl चाहता था कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो ये दोनों एक बंध बना देंगे। तो Na और Cl के बीच में जो बंध बनेगा उसे कौन सा बंध कहेंगे, आयनिक बंध। आयनिक बंध का मतलब जो आयन से मिलकर बने। क्लियर है इतनी बात, जो आयन से मिलकर बने और क्या हो कि इलेक्ट्रॉन का जो है स्थानांतरण हो, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाए या फिर इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आए। तो वो बंध जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है उसे आयनिक बंध कहते हैं। इस चैप्टर में आपको आयनिक बंध के बारे में बिल्कुल पढ़ना नहीं है ना, लेकिन समझना तो है, नहीं तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, एक चैप्टर अभी आने वाला है उसमें आपको मिलेगा आयनिक बंध, उसमें आप पढ़ लीजिएगा। तो क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन का इन्होंने क्या किया, दान कर दिया और इन्होंने ले लिया, तो एक बंध बन गया जिसे आयनिक बंध कहें। लेकिन अब ये सहसंयोजी बंध क्या होता है। अब बात करें कार्बन की, तो पहले इसको समझ लीजिए तब ऊपर वाला समझाएंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिएगा, साझेदारी से जो बंध बनता है उससे हम लोग कहते हैं सहसंयोजी बंध। अब ये साझेदारी का मतलब क्या है, देखिए बहुत ध्यान से। जब दो या दो से अधिक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके एक बंध बनाते हैं तो ऐसे बंध को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं सहसंयोजी आबंध कहते हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से, क्या कहा मैंने कि ये दोनों के दोनों अपने जो है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, दो जब परमाणु, तो उनके बीच में एक बंध बनता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम लोग सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कठिन लग रहा है, एक वर्ड याद रखना है बस आपको कि क्या है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो सहसंयोजी बंध और उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तो आयनिक बंध। मैंने तो ऐसे ही याद किया है। फिर देखिए क्या है कि साझेदारी करके एक बंध बनाते हैं, तब ऐसे बंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। उसके बाद कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, सबको पता है। अतः इसके बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी मैंने करके ऊपर बताया था कि बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः इसके अष्टक को 2 प्रकार से पूरा किया जा सकता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये कार्बन हो गया और ये कार्बन का बीच में न्यूक्लियस हो गया, ये इसकी पहली कक्षा हो गई और ये इसकी दूसरी कक्षा। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली कक्षा में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए 4 है। अब या तो ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन जो है त्याग कर दे और त्याग करने के बाद क्या बनाता है, धनायन बनाता है। क्लियर बात समझिएगा। फिर उसके बाद या तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो ना तो ये Cl+4 बनाएगा और ना ही ये ना तो ये C+4 बनाएगा और ना ही C-4 बनाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पढ़कर बताते हैं, लिखा यह 4 इलेक्ट्रॉन खोकर Cl+ धनायन बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, परंतु C4 बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो अपने 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जब ये अपने 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा तो क्या होगा कि इसके बाहरी कोष पूरा खाली हो जाएगा और अंदर वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2। लेकिन अब ऐसे मान लीजिए आप कि ये बारी बारी इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, एक साथ नहीं त्याग करता। ये आगे चलकर आप पढ़ेंगे कि कोई भी जो परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन एक साथ त्याग नहीं करेगा। मान लीजिए कि मम्मी और पापा 2 लोग हैं, है ना, मान लीजिए कार्बन है, मम्मी और पापा। तो क्या हुआ कि अगर उनके 4 बच्चे हैं, अब उन्होंने एक बच्चा अपना खो दिया है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, एक बच्चा उन्होंने अपना खो दिया। तो अब क्या है, कोई जब दूसरे बच्चे को लेने आएगा, चोरी करने आएगा, तो क्या होगा, ये लोग अपने बच्चे को बहुत जो है पकड़ कर रखेंगे, इनको संभाल कर रखेंगे कि मेरे बच्चे दोबारा ना कहीं खो जाएं। तो क्या होगा, मान लीजिए बाई चांस दूसरा वाला भी खो गया, तीसरा वाला भी खो गया, लेकिन जब चौथा वाला खोएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जब चौथा वाला खोएगा तो क्या होगा, मम्मी पापा हो जाएंगे परेशान। इसका मतलब ये इतना है बस यहाँ पर कि जब ये चारों इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो इसको अत्यधिक ऊर्जा चाहिए, मतलब जो चौथा वाला बच्चा था उसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तभी वो निकलेगा। और ये ऊर्जा कहाँ से आती है, हमको क्या करना पड़ेगा, जो है हज़ारों जो है डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको गर्म करना पड़ेगा, तब भी इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। अब आप सोचिए कि जो है क्या बोलते हैं उसको, सूर्य, उसका तो 5,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब आप समझिए बहुत ध्यान से मेरी बात को कि उतना ताप हम लोग इसको नहीं दे पाते हैं, इसलिए चौथा इलेक्ट्रॉन इसका नहीं निकलता है। और जब चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है ना, तो इसका मतलब वो C+4 बना तो सकता था, लेकिन उसको अत्यधिक ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा हम कहाँ से लाएंगे, तो इसका मतलब C+4
इतनी आसानी से नहीं बनने वाला। और जब ये नहीं बनने वाला तो इसका मतलब कुछ आगे केस करते हैं। अतः यह 4 इलेक्ट्रॉन लेकर C-4 ऋणायन बना सकता है। बिल्कुल 4 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने जो है अष्टक को पूरा कर सकता है। अष्टक का पूरा करने का मतलब क्या है कि अपने 8 इलेक्ट्रॉनों को वो अंदर ला सकता है। लेकिन परंतु C-4 बनने के बाद कार्बन को 10 इलेक्ट्रॉन रखना कठिन होगा। अब देखिए बहुत ध्यान से, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 जब वो अपने पास और लाएगा तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल 10। तो ये प्रैक्टिकल करके देखा गया कि कार्बन जो है वो C-4 नहीं बना पाता है, मतलब वो अनस्टेबल हो जाता है। और जो भी तत्व अनस्टेबल हो जाता है वो हमारी पृथ्वी पर नहीं पाया जाता है। ये केमिस्ट्री है। आप लोगों को थोड़ा बहुत तो क्या है, कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी कि C-4 नहीं बनता क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन को वो अपने पास नहीं रख पाता है। तो इसका मतलब ना तो ये बन पाएगा और ना ही ये बन पाएगा, ना ही ये बन पाएगा। दोनों चीज़ें नहीं बन पाएंगी। अब इन दोनों जो चीज़ें आपकी नहीं बन पाएंगी तो इस समस्या को दूर करने के लिए क्या किया गया? ये किया गया कि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ले। और जब कार्बन अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा तो वो कौन सा बंध बनाएगा? सहसंयोजी बंध बनाएगा। इसलिए याद रखिएगा, पेपर में आता है कि सहसंयोजी आबंध क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। अब क्या करना होगा आपको? देखिए नीचे क्या लिखा है। अतः इस समस्या से, बिल्कुल ऐसे ही अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, अतः इस समस्या से बचने के लिए कार्बन किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके कौन सा बंध बना लेता है? सहसंयोजी आबंध बना लेता है। तो उम्मीद है इतना आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम पढ़ेंगे इनके कुछ उदाहरण। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो कि आपके पेपर में आनी ही आनी है, हर साल पूछी जाती है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में। तो अब इस तरीके की कुछ संरचनाएं हम बनाएंगे और कौन कौन सी आपके एग्जाम में आ सकती हैं मैंने बिल्कुल छांट के रखी हैं सारी की सारी, और उनको बनाना हम आपको सिखाएंगे एक एक करके। लगातार आपको कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन होती है कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अपना बेस थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या है याद करने होंगे। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इनसे संबंधित एक वीडियो दे दें जिसमें आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकालना सीख जाएं कि किस तत्व पे कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या हुआ, अब देखिएगा बहुत ध्यान से, मेरी बात को समझिएगा। हम कौन कौन से आपको पढ़ाएंगे तो सबसे पहले हम आपको कौन सा बताएंगे जो आपकी कॉपी में है, वो है आपका H2। दूसरे बार बताएंगे Cl2, उसके बाद बताएंगे O2, इनकी सबकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, और उसके बाद बताएंगे हम आपको N2। इतनी सारी आपके बुक में हैं, ये आपको एक एक करके सारी बताई जाएंगी। फिर CH4 और उसके बाद फिर NH3, और एक एक के बारे में सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो ये सातों की स्ट्रक्चर आज की क्लास में हम आपको बनाकर सिखाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से जुड़े रहें, देखते रहें क्लास को, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? हाइड्रोजन की। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, क्या किसकी बात करेंगे? हाइड्रोजन की। अब सबसे पहले आपको इसका परमाणु क्रमांक लिखना होगा। हर चीज़ बताएंगे आपको, एक एक चीज़। तो इसका सबसे पहले परमाणु क्रमांक लिखना होगा आपको। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। देखिए एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसने दिया था? आपको आगे एक नियम जो है पढ़ने को मिलेगा, और आपने 9th में भी पढ़ा है, बोहर की थ्योरी। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ही होगा। लेकिन जिसके पास 10 होंगे, जिसके पास 12 होंगे, उसमें क्या होगा? सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 1 होगा। उसके बाद इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन, बहुत ध्यान से समझिएगा, बाहरी कोश में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसकी बात करते हैं। इसकी बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके बाहरी कोश में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसे बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से। क्या करते हैं? हाइड्रोजन लिखते हैं, और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? इसके पास मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है, और उस 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर आप ऐसे स्टार से, गोला बिंदु, कुछ भी करके आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। हाइड्रोजन हुआ, और कौन सा लगा दिया? 1 इलेक्ट्रॉन लगा दिया। लेकिन वहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2। तो मैंने यहाँ किया, एक और हाइड्रोजन लिखा।
और इसके पास भी हमने क्या कर दिया, एक बिंदु इसके पास भी लगा दिया, तो यहाँ गोला कर दिया, तो यहाँ आप स्टार बना दीजिए। क्लियर है। ये हाइड्रोजन, इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा हाइड्रोजन उसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन। बहुत ध्यान से समझिएगा, सब कुछ आपको क्लियर समझ में आएगा। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन चाहेगा कि इसके पास क्या हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए और इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, क्योंकि बहुत ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन होता है ये, इसकी बाहरी कक्षा एक इलेक्ट्रॉन इसमें होता है। ये चाहता है कि या तो मेरा एक इलेक्ट्रॉन चला जाए या तो मेरा एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, 2 में से एक चीज़ मेरे साथ हो जाए। तो क्या होगा, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो ये कहेगा कि तुम मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे दो और मैं तुम्हें अपना दे दूंगा, तुम भी उत्कृष्ट गैस हो जाओगे, मैं भी उत्कृष्ट गैस हो जाऊंगा। अब ये उत्कृष्ट गैस क्या है, उत्कृष्ट गैस क्या है, आप पीरियोडिक टेबल आपने देखी है, जो लास्ट में जितनी गैसें एक कॉलम में लिखी हुई हैं, जिसको हम लोग 0 वाला कॉलम बोलते हैं, उसमें कौन कौन सी हैं उनके नाम बताते हैं। H2 है, उसके बाद हीलियम है, सॉरी He है और हीलियम हो गया। हीलियम के बाद आप नियॉन के बारे में देखेंगे, आर्गन के बारे में देखेंगे, क्रिप्टॉन के बारे में देखेंगे, जिनॉन के बारे में देखेंगे। बस इतनी ही आपको याद रखनी है। तो शुरू की 3 याद कर लीजिए, हीलियम, नियॉन और आर्गन, आपका हाई स्कूल का सारा काम चल जाएगा। तो क्या होता है, इसका 8 कितना नंबर होता है, हीलियम का 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है। आगे याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। 36 54 भी होता है, आगे का मैं बता देता हूँ। लेकिन अब क्या है कि ये चाहेगा कि इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएं कि उत्कृष्ट गैस के बराबर इसके इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो ये हाइड्रोजन चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए। तो ऐसे देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसने अब ले लिया है। ये हाइड्रोजन कहता है नहीं, मुझे भी तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये देखिए कौन सा बंध बना दिया हमने, सहसंयोजी आबंध। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, मतलब इन दोनों ने कौन क्या कर लिया, एक साझेदारी कर ली और यही क्या हुई, एक बंध बना दिया। और इस बंध को क्या कहेंगे हम लोग, इस बंध को कहेंगे हम लोग सहसंयोजी बंध। बस इतना समझिए, ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने एक बंध बना लिया और जिसे क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो इतने में तो समझ में नहीं आएगा, जब ये थोड़े से बड़े बड़े करेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब बहुत ध्यान से देखिए क्या करते हैं, इसको या करके हम कुछ और लिख सकते हैं। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं H बॉन्ड H और या करके हम और इसको H2 लिख सकते हैं। लेकिन पेपर में आपको ये तीनों लिखने होंगे H2, तो H2 तो ऊपर लिखा ही है, इसे आप ऐसे लिख लीजिए। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, दूसरा क्या है, दूसरा है Cl2। Cl2 के बारे में बात करते हैं। तो Cl2 का जो परमाणु क्रमांक होता है, मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर होगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। बिल्कुल क्लियर। फिर इसकी बात करें कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पता है आपको कि जो क्या लिखते हैं हम लोग कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में कितने होंगे, 8 होंगे। अब कितने बचे, 2 और 8 हो गए 10, और लेकिन है 17, मतलब इसके पास कितने होंगे, अब 7 होंगे। क्लियर, समझ में आ रहा होगा, 2, 8 और 7 इतना आ गया। अब इसके बाहरी कोश में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बाहरी कोश में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको लिखते हैं। बताइए जरा आप कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैंने कितना लिख दिया, 7। इतना तो आपको क्लियर समझ में आ गया कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है इतना? अगर समझ में आ रहा है तो कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे ये समझ में आ रहा है ना। तो इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई। अब हम क्या करें कि इसकी संरचना बनाना शुरू करते हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से, Cl लिखेंगे और Cl को ऐसे लिखा हमने। अब इस Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, है 7 इलेक्ट्रॉन। और इसके बाहरी कोश में अगर एक और आ जाए, एक और आ जाए तो काम क्या होगा, हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन इनके पास बनाते हैं, 1 2 3 4 और उसके बाद 5 और 6 और 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया, कितने हो गए, 7 हो गए। अब दूसरा Cl बनाते हैं। तो ये हमने दूसरा Cl बनाया और इसके बाहरी कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, इसके बाहरी कोश में भी हम लोग दिखा देंगे टोटल के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। बहुत ध्यान से समझने की इसको भी कोशिश कीजिएगा। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी और 7 इलेक्ट्रॉन उसके पास भी। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, अब ये Cl चाहेगा कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाए।
तो बगल वाला Cl कहेगा भाई मेरे से एक इलेक्ट्रॉन ले लो और अपना इलेक्ट्रॉन एक मुझको दे दो, हम लोगों की दोस्ती हो जाएगी और बीच में एक बना लेंगे बंध जिसे कहेंगे सहसंयोजी आबंध। क्योंकि अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसको दे दिया, अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसको दे दिया तो क्या होगा, ये बेचारा क्या करेगा, ये क्या करेगा, फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा। इसलिए ये कहता है साझेदारी कर लो और हमारे पास भी इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं और तुम्हारे पास भी इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। तो क्या करता है, ये Cl है। देखिए अब हम कुछ ट्रिक बताते हैं। ये गोला जो आप बनाएंगे इसमें एक ही तत्व आना चाहिए एक गोले में, ये शर्त होती है। ऐसा मत कीजिएगा कि पूरा गोला 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 बना दिया, गलत हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपको एक गोले में एक ही तत्व रखना है। देखिए इस वाले गोले में हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है। अब ये Cl है और ये क्या है, ये किसके पास 7 है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से ले लेता है, ऐसे ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ये Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, और ये इसका ही तो था ना, तो ये क्या होगा, ये भी साझेदारी कर लेगा और ऐसे बंध बना लेगा। तो ऐसे के बीच में कौन सा बंध बन जाएगा, सहसंयोजी आबंध बन जाएगा। और तो हम लोग इसको लिखेंगे या Cl और उसके बाद बॉन्ड Cl। अगर आप फिर भी चाहें तो इसके पास अभी और इलेक्ट्रॉन आप दिखा सकते हैं कि हाँ ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। और इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, एक जो इसके पास यहाँ था और जो यहाँ था, दोनों ने मिलके क्या बना लिया, बंध बना लिया। तो समझ में आ रही बात, ये कौन सा बंध है, ये सहसंयोजी आबंध है। और अभी अभी जब आयनिक बंध पढ़ा था तो एक पॉजिटिव था एक निगेटिव था, जो पॉजिटिव था उसने अपना इलेक्ट्रॉन निगेटिव वाले को दिया था। क्लियर है ना, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमने क्या कर लिया है, इतना आपको बनाकर दिखा दिया है। तो Cl2 भी समझ में आ गया होगा। अब किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे O2 की, और O2 के बाद फिर N2 की। तो अब अगला कौन सा है, अगला है हमारा O2। अब इस O2 की स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी बोर्ड का बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा हो तो क्या है वीडियो में। अब अगले की बात करते हैं O2 की। अब O2 में कौन आया है, सिर्फ O आया है। अब बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। O आया है तो हम O का क्या लिखेंगे, परमाणु क्रमांक। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक O का कितना होता है, कौन बताएगा, परमाणु क्रमांक कितना होता है, जल्दी से ज़रा कमेंट करके मुझे बताइए कि कितना होता है। 8 होता है ना। परमाणु क्रमांक O का कितना होता है, 8 होता है। इसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और अगली कक्षा में क्या 8 होंगे, गलत, 10 हो जाएंगे ना टोटल। तो कितने होंगे, 6 होंगे। क्लियर ना, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लिख लिया, फिर क्या लिखेंगे, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन। बाहरी कोश में क्या लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। अब बताइए जरा बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जो बाहर नंबर है वही तो है, तो मतलब कितने हो गए, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। क्लियर, इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। तो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन भी पता चल गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पता चल गया, परमाणु क्रमांक भी पता चल गया। अब इसकी संरचना बना ली जाए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अपना ऑक्सीजन O, और इधर भी क्या करेंगे, थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया, बंध ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो ये भी O हो गया, ये भी O हो गया। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे, बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन थे। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। मतलब एक नहीं 2 बंध बनाएगा, एक बंध नहीं बनेगा, इस बार 2 बंध बनेंगे, याद रखिएगा। तो अब इसमें देख लीजिए, पहले से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि 2 बंध बनने हैं। अब क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो हम क्या करते हैं, इस साइड जिधर से साझेदारी होनी है ना, उधर 2 बना देते हैं और इधर भी 2 बना दिए। अब इसके पास 6 की ज़रूरत है, मतलब इधर ये क्रॉस बनाया, ये भी क्रॉस बनाया। आप चाहें तो कहीं भी बना सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ऐसा बनाना है कि इसके इलेक्ट्रॉन साझेदारी आराम से कर लें। 2 बना दिए, यहाँ भी 2 बना दिए और यहाँ भी हमने 2 बना दिए। अब ये ऑक्सीजन चाहता है कि इसके पास, बेचारे के पास 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाए। ये वाला भी चाहता है कि इसके पास भी 2 आ जाए। दोनों ने कर ली साझेदारी। इसने कहा भाई तुमको 2 की ज़रूरत है, जब ज़रूरत हो तो मेरे वाले 2 ले लेना,
और ये कहेगा जब तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम मेरे वाले 2 ले लेना। तो जब ये दोनों आपस में साझेदारी कर लेंगे तो कौन सा बंध बनेगा, ज़रा बताइए मुझे। सहसंयोजी आबंध बनेगा। कौन सा बंध बनेगा? सहसंयोजी आबंध बनेगा। और अंग्रेजी में इसे कोवैलेंट कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड का मतलब होता है बंध। तो क्या हुआ? 6 थे। अब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। तो देखिए 6 थे, 2 ले लिए, कितने हो गए? 8 हो गए। अब ये ऑक्सीजन कहता है तुमने तो मेरे 2 ले लिए, अब मुझे भी अपने 2 दे दो। तो ये भी क्या करते हैं? 2 ऐसे बॉन्ड ऐसे क्या करते हैं? साझेदारी कर लेते हैं। क्लियर? समझ में आ रही बात? ये भी समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हुआ, है ना। अब इसको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे O और ये वाला O। कौन सा बंध? देखिए यहाँ से एक, ये दूसरा एक, मतलब ये एक बॉन्ड और ये एक बॉन्ड, O बना लिया और इसी का मतलब O2 हो गया। क्या हुआ कि हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन भी सिंगल बॉन्ड बनाता है, O कितने बनाता है? डबल बनाता है। क्या N2 कितने बनाएगा? वो 3 बना लेगा। जरा बना के देखते हैं। तो इतनी तो बात क्लियर समझ में आ गई है, और आ गई है तो जल्दी से बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर साथ साथ आप कॉपी पे बना रहे हैं तो आप बहुत 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 महान हैं कि आप साथ साथ मेरे चल रहे हैं। तो क्लियर है, इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? N2 की बात करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, ये इतना हम समय बचाने के लिए इतना साफ़ करते हैं, है ना। ये साफ़ कर दिया, ये पूरा का पूरा हम इतना साफ़ कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा समय ना बच जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, क्या हुआ? पहला कौन सा अब बचा है? 3 बच्चों के हो चुके हैं। अब चौथा कौन सा है? N2 है। तो 4 नंबर पे कौन नंबर डाल देंगे? क्या कर देंगे हम लोग? N2 लिख देंगे। N2 में जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का कितना नंबर होता है आपको पता है? नाइट्रोजन का मतलब ना कितना? 7 होता है। तो हम कितना लिखेंगे? 7 लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? पहली कक्षा में 2, अगली कक्षा में 5, तभी तो 5 2 7 ना। बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लग रही है, ताकि अगली, देखिएगा अगर आप तुरंत कमेंट करके मुझे बताएंगे ना तो अगली क्लास में हम थोड़ा सा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल हम अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई समस्या हो रही है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं अभी अभी कि आपको ये कैसा वीडियो लग रहा है, क्या मेरी स्पीड सही है। अगर हाँ तो जल्दी से अपना कोई भी एक सिंबल भेजिए, थंब का सिंबल भेजिए, तुरंत मुझे बताइए कि हाँ ये क्लास मुझे समझ में आ रही है। तो अब इतना समझ में आ गया होगा कि परमाणु क्रमांक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब इसकी देखिए, जब आप किसी स्कूल से आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं तो स्कूल में समय का अभाव होता है। ऐसा नहीं कि टीचरों को कुछ आता नहीं है। अगर मैं भी किसी स्कूल में पढ़ाऊं तो शायद इस तरह से नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि वहाँ टाइम की कुछ ना कुछ थोड़ी सी लिमिट होती है ना। तो वो टाइम की जब लिमिट होती है तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चों को बस ये होता है कि अब बस जल्दी से आप तैयार करवा दीजिए, क्योंकि टीचरों के ऊपर बहुत बोझ होता है कि वो रजिस्टर भी बनाना है, सब कुछ मेंटेन करना है, फॉर्म भी देखने हैं बच्चों के जमा है कि नहीं, बहुत सारे काम होते हैं टीचर्स के पास, इसलिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। और मेरे पास बस पढ़ाना है पढ़ाना है पढ़ाना है, कुछ और करना नहीं है, लेकिन वीडियो भी अपलोड करना है आप लोगों के लिए ना। तो क्या हुआ कि परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन बना दिया। और इस नाइट्रोजन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बाहरी कोष में इसके इलेक्ट्रॉन है 5। कितने बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इन पांचों इलेक्ट्रॉन को बहुत ध्यान से देखिएगा, 2,5 लिखा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से चाहिए। और ये कौन इलेक्ट्रॉन देगा? तीनों, ये वाला देगा नाइट्रोजन। इसका मतलब ये इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो पहले ही इसके राइट साइड में क्या कर लेते हैं कि 3 जो है बिंदु बना लेते हैं, लेकिन अभी 2 और बनाने पड़ेंगे। तो इधर एक और इधर एक। अब ये मत कीजिएगा, जो भी बिंदु बनाइएगा वो जोड़े में होने चाहिए, और अगर ये बच जाते हैं तो फिर उन्हें आप अकेला कीजिएगा। वरना आप जब कभी, अभी तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब कभी फर्स्ट ईयर क्लास इंटर में आप पहुंचेंगे तो आपको थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लोन पेयर सीखना पड़ेगा, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए क्या है, अभी से सीखिए कि डबल पेयर बना के रखना है। उसके बाद यहाँ पर कितना होगा? 1 और 1। बिल्कुल आप इसको चाहें तो यहाँ 1 और यहाँ बना सकते हैं, लेकिन फिर आपको समझने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो ये नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास है टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये 5 हैं, ये चाहता है कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 3 कितने हो गए? 8 हो गए। अब ये भी, इसके पास कितने थे? 2 और 3 5। ये भी चाहता है कि मुझे कहीं से 3 मिल जाए। तो जितने देगा
उतने ही तो लेगा ना, क्योंकि दोस्ती है। लेकिन भाई में क्या है, पैसा 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 बिल्कुल एक जगह होना चाहिए। मतलब जो जितने देगा वो उतने ही लेगा, इस बात को याद रखिएगा। 3 देगा तो 3 ही लेगा, लेकिन अगर 3 देता है 2 लेता है तब भी एक प्रकार का बंध बनता है जो आपके कोर्स में नहीं है, याद रखिएगा। क्योंकि साइनाइड का अगर आप बंध बना के देखेंगे तो वहाँ प्रॉब्लम होगी, कोई बंध ही आप नहीं बना पाएंगे। जो आपके कोर्स में नहीं है तो क्या समझ में आएगा? नहीं। तो उम्मीद है नाइट्रोजन समझ में आ गया होगा। और ये कैसे मिलेगा? N, और ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, और इस तरीके से ये बन गया N। जब मैं पढ़ता था मुझे समझने में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन खुशकिस्मत थे कि 10th क्लास में ये नहीं था, तब मुझे आगे पढ़ने को मिला। तो अब अगली बात करते हैं, नाइट्रोजन हो गया। 5 नंबर की बात करते हैं किसकी? ये CH4 लिखा है। और ये CH4 आखिर है क्या, इसका नाम बता देते हैं। अभी अभी आप IUPAC पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ने को मिलेगा मीथेन गैस का। ये मीथेन गैस क्या होती है? आप देखिए, जब जानवर मर जाता है तो उसके जो, जैसे मान लीजिए कोई जानवर जो है उसकी डेथ हो गई है, तो वो कुछ दिन पड़ा रहेगा और अचानक से कोई जाए और उसको उठा ले तो उसके बॉडी से एक गैस निकलेगी, जिसे कौन सी गैस बोलते हैं? मीथेन गैस। बहुत गंदी स्मेल होती है इसकी। और ये मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं। ये सब आप अपनी कॉपी पे लिखते जाइएगा अभी अभी जो हम आपको बता रहे हैं। इसे क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं। और ये मीथेन जो है ये IUPAC नाम है। IUPAC क्या होता है बिल्कुल आने वाले वीडियो में आपको मिलने वाला है। मज़ेदार क्लास होंगी और बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो ये कौन सी हमने बताई? ये हमने बताया कि ये मीथेन है और ये गैस होती है मीथेन। अब इसकी स्ट्रक्चर पूछी गई है, इसकी इलेक्ट्रॉन बीम संरचना। तो देखिएगा, अब इसमें हम लोग परमाणु क्रमांक की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब मीथेन का क्या परमाणु क्रमांक होगा, क्योंकि वो तत्व तो नहीं है ना, वो गैस है, वो पीरियोडिक टेबल में नहीं पाई जाती। लेकिन हम इसके आगे अगर C लगा दें, मतलब कार्बन का परमाणु क्रमांक, है ना, क्या लिख दें? कार्बन का परमाणु क्रमांक, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन, तब तो क्लियर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तब तो लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आप कहेंगे इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2,4 होता है। कार्बन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। मतलब ऊपर के 4 में कार्बन की कोई बात नहीं की थी, चौथे में 5वें में कार्बन आ गया। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है। और सारे के सारे आप जो है सबकी इलेक्ट्रॉन बीम संरचना आप सीख जाएंगे। तो कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 होंगे। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और भी लिखते हैं। अब ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के बारे में तो आपको पता ही है कि इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आपने पहले ऊपर लिख ही लिया था पहले वाले में, तो कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। आपको बस समझाने के लिए लिखा जा रहा है, बाकी पूछा भी नहीं जाएगा। आप चाहे इसको लिखें और चाहे ना लिखें, मतलब ये ज़रूरी नहीं है, स्ट्रक्चर ज़रूरी है, ये कह रहे हैं हम, है ना। तो क्या करते हैं? पहले कार्बन बनाते हैं। कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। इस बात को आपको याद रखना है, कार्बन के 4 हाथ होते हैं। मैंने ट्रिक बताई, कार्बन के 4 हाथ होते हैं, मतलब वो अपने साथ 4 लोगों को जोड़ सकता है। समझिएगा मेरी बात को, 4 लोगों को जोड़ सकता है। लेकिन वो चारों लोगों के पास एक इलेक्ट्रॉन की उनको ज़रूरत हो तब। अगर उन्हें किसी को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी तो वो 4 को फिर कैसे जोड़ पाएगा? मतलब कुल मिला के उसके 4 हाथ होते हैं, चारों हाथों में वो कुछ न कुछ पकड़ने की कोशिश करेगा। याद रखिएगा, IUPAC पढ़ाने में बहुत मज़ा आने वाला है ऐसे अगर चलेंगे आप लोग। तो कार्बन हो गया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने अभी आपसे कहा था कि आप पेयर में बनाइएगा, और मैंने तो सिंगल बना दिया। लेकिन सिंगल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि 4 जो है, एक कार्बन है और उसके साथ 4 हाइड्रोजन मुझे जोड़ने हैं। कार्बन तो एक ही है और हाइड्रोजन जोड़ने हैं उसके साथ 4। समझ में आई बात? अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं? 4 जोड़ने हैं। अब चारों, ये इसके चारों हाथ फैल चुके हैं, चारों बिंदु हमने बना दिए हैं। अब ये अपने पास 4 हाइड्रोजन को जोड़ेगा, तो एक ऊपर, इधर, इधर और इधर लगा दिया। अब इस हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन ही इसके बाहरी कोश में होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये होगा, एक इसके पास होगा, एक इसके पास होगा और एक इसके पास होगा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, हर तत्व चाहता है, हर परमाणु चाहता है कि वो उत्कृष्ट गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन रखे। तो हाइड्रोजन के पास एक था
तो हाइड्रोजन बेचारा चाहता है, देखिए स्ट्रक्चर बनी हुई मीथेन की, शुरू में आप लोगों को अट्रैक्शन खींचने के लिए मैंने वो पहले से बना दी थी, है ना। तो क्या हुआ कि वो चाहता है कि उसके पास जो है उत्कृष्ट गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही था, वो चाहता है मेरे पास एक और आ जाए ताकि मैं हीलियम के बराबर हो जाऊं, है ना, वो चाहता है। इसलिए जो ये बॉन्ड बनेगा, बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ये क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्लियर। फिर ये हाइड्रोजन भी वही चाहता है, क्योंकि है तो बेचारे भाई भाई ना, तो क्या होगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अब कार्बन के बाहरी कोश में 4 ही इलेक्ट्रॉन थे, उसे कितने चाहिए, उसे 4 और चाहिए, क्योंकि वो चाहता है कि उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। बाहरी कोश बताया मैंने, क्योंकि उसका नंबर तो 8 होता है ना। क्या कहा मैंने, उसका जो है कार्बन के परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 6। वो चाहता है कि उसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, ताकि वो जो है हीलियम नहीं नियॉन के बराबर हो जाए। नियॉन का नंबर कितना होता है, 10 होता है, क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई। तो वो चाहता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन हो। तो समझिएगा बहुत ध्यान से, कार्बन के पास 1 2 3 4, अब ये एक हाइड्रोजन जोड़ेगा तो हो जाएंगे 5, दूसरा जोड़ेगा तो हो जाएंगे 6, तीसरा जोड़ेगा तो हो जाएंगे 7 और चौथा जोड़ेगा तो हो जाएंगे 8। मतलब ये चारों जो है हाइड्रोजनों से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और किसी तरह से बेचारा अपना घर बसा के रहने लगता है। और क्या किस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाता है, कार्बन और उसके बाद ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, है ना, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये क्या बन गया, ये बन गया बिल्कुल वो स्ट्रक्चर जिसे आपको यूपीएससी में पढ़ना है। मतलब ये मीथेन का फॉर्मूला बन गया। क्या कुछ प्रॉब्लम हुई आपको समझने में? अगर समझ में आ रहा है तो कृपया फिर अभी मुझे तुरंत कमेंट करके बताएं कि अब इतना मुझे समझ में आ गया है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अगर क्लियर होगा तभी आगे बढ़ेंगे, वरना वीडियो यहीं बंद कर दिया जाए। क्लियर है इतना? अगर क्लियर है तो जल्दी मुझे मैसेज करके बताएं, कमेंट करें, मुझे बताइए ज़रा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज हमें कर सकते हैं। अब क्या है, हमने बना दिया मीथेन। अब उसके बाद दूसरे की बात करते हैं, जो जिसका नाम है NH3। अब ये NH3 क्या है, इसे हम लोग कहते हैं अमोनिया। आप कभी ऐसी फैक्ट्री में गए हैं जहाँ पे खाद बनती है, तो वहाँ पर आप गए होंगे। आप जब वहाँ जाते हैं तो बहुत ठंडा लगता है, तो कौन सी गैस निकलती है, अमोनिया गैस वहाँ पर होती है। तो अब ये परमाणु क्रमांक क्या होता है, अब इसमें भी वही बात आ गई। एक परमाणु तो है नहीं जो उसका परमाणु क्रमांक लिख दिया जाए। कौन कौन है, बहुत लोग मौजूद हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक, उसके बाद नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नाइट्रोजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन। क्लियर, समझ में आ रही बात? तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। बाहरी कोश इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2,5, क्योंकि 2 और 5 7। उसके बाद नाइट्रोजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो इलेक्ट्रॉन होंगे 5। क्या ये बात समझ में आ गई? आ तो रही होगी, क्योंकि अभी तो नाइट्रोजन बनाना सीखा है ना। तो क्या हुआ, नाइट्रोजन। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। अभी बताया गया था कि जो नाइट्रोजन होता है उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, और 3 हाइड्रोजन जब भी अपने साथ जोड़ेगा तो उसके साथ साथ एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेना शुरू कर देगा। क्या कहा हमने, नाइट्रोजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 3 हाइड्रोजन इसको चाहिए। कितने चाहिए, 3 चाहिए। अब मेरी बात बहुत ध्यान से क्लियर समझिएगा। नाइट्रोजन के पास 5 टॉफियाँ थी। कितनी टॉफियाँ थी, 5। हाइड्रोजन के पास 1, तो वो 5 टॉफियाँ हैं उसके पास, लेकिन वो चाहता है मेरे पास 8 हो जाएं। तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को बुलाएगा, कहेगा प्लीज़ एक मुझे टॉफ़ी दे दो, तब 5 से हो गए 6। फिर दूसरे हाइड्रोजन को बुलाएगा, उससे भी कहेगा मुझे एक टॉफ़ी दे दो। फिर उसके बाद तीसरे को बुलाएगा, कहेगा मेरे पास मुझे एक टॉफ़ी और दे दो। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। तो अब 5 थे और एक हाइड्रोजन से ले लिया, हो गया कितने, 8। अब इसके बाद समझिए, हाइड्रोजन कहेगा दीदी नाइट्रोजन, दीदी मान लीजिए नाइट्रोजन को, दीदी नाइट्रोजन मैंने तो आपको एक एक दे दिया है, अब कृपया आप मुझे एक एक दे दें। तो नाइट्रोजन के पास कितनी टॉफ़ियाँ थी, 5। वो एक एक तीनों हाइड्रोजन को दे देगी। इसका मतलब 2 टॉफ़ी अभी उसके पास ऐसी हैं जिसकी उन्होंने साझेदारी नहीं की है, अकेले खाएगी वो।
समझ में आई बात? अकेले खाएगी इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऐसे होंगे जो जोड़े में मौजूद होंगे, उनकी साझेदारी नहीं होगी। क्लियर बात समझ में आई? तो बहुत ध्यान से, अब नहीं समझ में आया है तो इसका मतलब फिर आप लोगों को परमाणु क्रमांक और ये सब क्लियर नहीं है। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में भी मैंने शुरू में आपको एक वीडियो दे दिया था केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में, नहीं देखा है तो आई बटन में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो नाइट्रोजन हो गया, तो नाइट्रोजन हमने बनाया बीच में क्योंकि उसकी संख्या है 1। अब एक हाइड्रोजन ऊपर, एक इधर, एक इधर, समझ में आई बात? तीनों तरफ से हाइड्रोजन आ रहे हैं टॉफी लेके, दीदी टॉफी ले लो, दीदी टॉफी ले लो। अब क्या होगा कि ये नाइट्रोजन कहेगी कि मेरे पास है 5 इलेक्ट्रॉन, बच्चा मेरे पास कहीं से अगर 3 हो जाते तो मैं भी स्टेबल हो जाती, मैं भी उत्कृष्ट गैस की तरह हो जाती और मेरे पास बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब ये नाइट्रोजन के पास, देखिएगा बहुत ध्यान से, इसके पास हमने कितने इलेक्ट्रॉन बना दिए? 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए। और ये हाइड्रोजन एक टॉफी इधर से आई लेकर, एक इधर से आ गई, एक इधर से आ गया, बस 3 ही तो चाहिए ना। अब क्या है, ज़्यादा बना दोगे क्या? NH3 तो है ना? इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या है, ये जो नाइट्रोजन था, ये नाइट्रोजन थी, पहले तो हाइड्रोजन छोटे हैं, उनके पास एक एक टॉफ़ी है, तो पहले वो उनको दे देगी। अरे कुछ भी कर लो, चाहे वो पहले दे दे, चाहे वो पहले, बनाना तो स्ट्रक्चर ही है। मतलब ये हाइड्रोजन को एक टॉफ़ी दे देगी, वो दूसरे वाले हाइड्रोजन को भी एक टॉफ़ी दे देगी, उसके बाद इसको भी एक टॉफ़ी दे देगी, है ना? सबको दे दिया। लेकिन अब तीनों से क्या करेगी? कहेगी मैंने एक एक जो दिया है ना, संभाल कर रखना, बंद बना रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं अपने बीच में। तो ये नाइट्रोजन के पास 5 हैं, कहीं से 3 और चाहिए, मतलब कितने हो गए? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर? देखिएगा, एक गोले में एक ही तत्व मैंने बनाया है, एक ही एलिमेंट मैंने बनाया है। क्लियर है इतनी बात? तो ये क्या बना दिया? नाइट्रोजन। अब कैसे इसकी स्ट्रक्चर होगी? N होगा, और N देखिएगा, अगर नहीं समझ में आता तो या करके यहाँ लिख देते हैं। क्या होगा? N होगा, एक ऊपर बॉन्ड होगा, एक इधर होगा, और एक कहाँ बनाया हमने? नीचे बनाया। आपकी इच्छा है तो आप ये वाला इधर बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सही माना जाएगा, ये भी सही माना जाएगा। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर क्या समझ में आई है? और अब कौन है? H2O, वाटर की बात करते हैं कि वाटर की कैसे बनाई जाएगी। तो पहले क्या करते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन के बारे में लिखा है। हाइड्रोजन के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन में एक 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 ही एक होता है ना? तो अब क्या है, अब वाटर के बारे में बात करेंगे, और ये चीज़ें आप लोग अपनी कॉपी पे आप लिखते हुए जाइएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉनिक जो है कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अब H2O की बात करें, किसकी बात करें? H2O की। आपको पता है कि O का जो परमाणु क्रमांक होता है, मतलब एटॉमिक नंबर होता है, वो कितना होता है? एटॉमिक नंबर उसका होता है टोटल का टोटल 8। उसके बाद O का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, इलेक्ट्रॉनिक पूरा मैंने नहीं लिखा, कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 2,6 होगा। क्लियर? समझ में आई बात? पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद किसकी बात करेंगे? उसके बाद मैंने किसकी बात की थी? बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन। तो लिखेंगे O के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन, कोष में इलेक्ट्रॉन। बताइए जरा, O के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आप कहेंगे कि बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। वाटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, H2O सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस लास्ट होगा, इसके बाद क्लास को हम समाप्त करेंगे यहीं पे। कैसे क्या करेंगे? कौन इसमें कम है, कौन ज़्यादा है? हाइड्रोजन ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है। जो कम होता है वो बीच में लिखना है आपको। ये क्लियर हो चुका होगा कि जैसे नाइट्रोजन कम था तो उसको बीच में लिखा था, हाइड्रोजन क्या था? हाइड्रोजन जो है ज़्यादा होते थे तो उनको किनारे किनारे लटका देते थे। तो ये बीच में O बैठा रहेगा। मान लीजिए मैं O हूँ और मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? मेरे बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 सर पर, 2 पैर के नीचे, 4 हो गए, 5वां इधर, 6ठा इधर। अब एक हाइड्रोजन इधर से आ रहा है, दूसरा इधर से आ रहा है, मैं इसके भी इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू करूंगा और ये मेरे इलेक्ट्रॉनों को खींचना शुरू करेगा। लीजिए बंद गए, जो है बंद बन चुका है। आपका बॉन्ड जो है वो अब कंप्लीट हो चुका है। मेरा इलेक्ट्रॉन भी जा रहा है, मैं हाइड्रोजन से भी खींच रहा हूँ। कुछ समझ में आई बात? ऐसी ही स्ट्रक्चर बनने वाली है। बीच में ऑक्सीजन होगा, इधर भी नाइट्रोजन होगा, इधर भी हाइड्रोजन होगा और इधर भी हाइड्रोजन होगा। और कैसे? देखिएगा मेरी बात, ऑक्सीजन हमेशा कुछ ट्रिक बताते हैं। हाइड्रोजन, ये कॉपी पे लिखिएगा आप, हाइड्रोजन सदैव सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, क्योंकि उसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसको बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है।
और उसके बाद नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसके पास बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 जो है इलेक्ट्रॉन की कमी है। और कार्बन 4 बनाएगा, कितने? 4, क्योंकि उसके बाहरी कोश में 4 की कमी है। यह समझ में आ रही होगी, क्लियर बात क्लियर है ना इतनी? तो क्या होगा कि बीच में होगा ऑक्सीजन, तो बना दिया मैंने बीच में क्या? O बना दिया, और इधर बना दिया हाइड्रोजन, और इधर बना दिया हाइड्रोजन। आपकी इच्छा हो तो आप कहीं और भी बना सकते हैं। अब इस O के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। एक ये इसको देगा, एक इसको देगा, मतलब सिंगल सिंगल मैंने कहा था, 2 ऊपर 2 नीचे, इसका मतलब 2 इसके ऊपर सर पर बना दीजिए और 2 इसके नीचे बना दीजिए। एक इधर, एक इधर। देखिएगा, कहीं मैं स्टार बना देता हूं, कहीं बिंदु बना देता हूं, आपकी इच्छा, कुछ भी बना लीजिए। बस एक को स्टार से डिनोट कर दिया है, दूसरे को डॉट डॉट से डिनोट कर दिया है, तो कोई भी दिक्कत नहीं, आप किसी से क्या जाए, किसी भी चीज़ से किसी को बना सकते हैं। इसको मैंने स्टार से बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतने में। अब क्या होगा? अब ये हाइड्रोजन चाहेगा कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल जाए, ये वाला हाइड्रोजन भी चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा भाई बताइए मुझे? यहाँ बनेगा सिंगल बॉन्ड, और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हैं? ये साझेदारी नहीं कर रहा है, मतलब ये 6 की 6 टॉफियाँ हाइड्रोजन बाद में अकेले खाएगा। क्लियर है? तो ये क्या होगा? बाद की बात है। देखिएगा, अब ये ऑक्सीजन चाहता है कि इसके बाहरी कोश में कितने थे? 2, 2, 4, 5, 6। अब ये दोनों हाइड्रोजनों के साथ साझेदारी करता है, दोनों के साथ संबंध रखता है, मतलब एक बॉन्ड इधर बनेगा, एक बॉन्ड इधर बनेगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन आएगा। क्लियर? तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया, बीच में बन गया O, और ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, इधर बन गया H, इधर बन गया H, और इनके टोपी पर 2-2 क्या थे? बाकी थे। तो ऐसे आप नहीं डॉट लगाएंगे तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला ही क्वेश्चन आपके पेपर में आना है। तो उम्मीद है ये इतना पूरा आपको बेहतर समझ में आया होगा, और अगर बेहतर समझ में आया है तो कृपया कमेंट करके ज़रूर जाएं, मुझे बताकर ज़रूर जाएं कि हाँ मुझे समझ में आया है, ताकि अगली क्लास में हम फिर कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आ सकें। अगली क्लास में हम आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। हाँ, अगली क्लास में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा कार्बन के अपर रूप और उनके गुण, जिसमें आपको ग्रेफाइट, हीरा, इन सब के बारे में पढ़ने को मिलेगा। छोटी छोटी क्लास हम देंगे क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट क्लास हैं आप लोगों के लिए। हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, और एक एक के बारे में आपको मैं इस पूरे बोर्ड पर कोशिश करूंगा कि एक ही क्लास में तीनों समाप्त करूं, और जल्दी ही वीडियो उसके लिए भी लेके आऊँगा, क्योंकि उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ सकता है आपको, क्योंकि वो क्लास थोड़ी सी मज़ेदार होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वो थोड़ी सी थ्योरेटिकल है, डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जुड़े रहें हमारे साथ, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए, मतलब आप लोगों का सपोर्ट होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम आपको अच्छा से अच्छा पढ़ा पाएंगे। तो चलिए, आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।